तो बात कर रहे थे अलंकार प्रियता की। तो इन कवियों ने अपने काव्य में भरपूर अलंकारों का प्रदर्शन किया। तो ये एक सामान्य उस दौर की विशेषता थी। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि विविध काव्य रूपों का सृजन किया। अब विविध काव्य रूप कौन कौन से होते हैं, ये आपने प्रथम वर्ष में पढ़ लिया होगा कि काव्य जो है वो विभिन्न रूपों का होता है। कोई काव्य प्रबंध काव्य श्रेणी में आता है और कोई खंड काव्य मुक्त काव्य आता है। प्रबंध में महाकाव्य, खंड काव्य इस तरह के आते हैं और मुक्तक अपने आप में फ्री होता है। तो उस दौर के कवियों ने विविध काव्य रूपों का प्रणयन किया। जैसे केशव ने कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे और अधिकांश ने मुक्तक लिखा। इसी तरह पद्माकर ने या और जो कवि थे उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे एक आध। लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया उस दौर में वो है मुक्तक काव्य परंपरा। मुक्तक काफी लिखे गए। तो ये भी एक विशेषता थी कि भाई उस दौर का जो काव्य जो था वो किस ढंग से परोसा गया। वो प्रबंध काव्य के रूप में परोसा गया और मुक्तक के रूप में परोसा गया। अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग प्रमुख हो गया, कॉमन हो गया। हमने भक्ति काल में देखा कि भक्ति काल में तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा थी, सूरदास की ब्रज थी। उससे पहले आदिकाल में आपके डिंगल और पिंगल भाषाएं जो थी, डिंगल भाषा की प्रमुखता थी। अब इस दौर में काव्य की जो सबसे पॉपुलर भाषा थी या सर्वमान्य और सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली कोई भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। लगभग सभी कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपना काव्य रचा। अब ब्रज भाषा को भी रचने का कारण था क्योंकि ब्रज भाषा जो है वो श्रृंगार के लिए सबसे उपयुक्त है। ब्रज भाषा की जो शब्दावली है वो कोमल शब्दों से युक्त है, इसलिए इससे बेस्ट श्रृंगारिक भाषा कोई और है ही नहीं। दैट्स व्हाई इसी भाषा को इन लोगों ने अपना आधारभूत भाषा के रूप में जगह दी और ब्रज भाषा काफी लोकप्रिय भी हो गई और इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि आधुनिक काल खंड तक आते आते भी कवि लोगों का इससे मोह नहीं भंग हुआ। और आधुनिक काल में भी न केवल भारतेंदु और भारतेंदु की जो मित्र मंडली थी, 1900 तक भी जब हिंदी का खड़ी बोली हिंदी को काव्य के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित नहीं कर दिया, तब तक भी लगभग 1915-16 तक भी ब्रज भाषा में कविताएं रची गई। तो उस दौर की भाषा संबंधी एक प्रमुख विशेषता थी कि ब्रज भाषा को कवियों ने अपनी प्रमुख भाषा के रूप में स्वीकार किया। कारण स्पष्ट है, क्योंकि उस समय श्रृंगार ज्यादा पॉपुलर था, लोकप्रिय प्रवृत्ति थी और श्रृंगार के लिए ब्रज भाषा से बेस्ट उस समय कोई भी भाषा नहीं थी। अगली जो विशेषता है वो है आचार्यत्व के प्रति आग्रह। ये एक बड़ी बात है कि उस दौर के जो भी कवि हुए उन्होंने अपने आप को आचार्य के रूप में कहलवाना ज्यादा पसंद किया। अब आचार्य क्या होता है? अगर हम आचार्य शब्द को देखें तो आचार्य का मतलब यह है कि वह विद्वान जिसने कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हो उसे हम आचार्य के नाम से प्रतिष्ठापित करेंगे। जैसे संस्कृत काव्य में आचार्य भरत जिन्होंने रस सिद्धांत बनाया, क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत दिया, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, जिन्होंने कोई ना कोई मौलिक सिद्धांत का प्रणयन किया। अब हिंदी के ये कवि भी, रीतिकाल के कवि भी अपने आप को आचार्य कहलाना चाहते थे। इन्होंने भी अपने ढंग से छंद की, अलंकारों की या रसों से संबंधित, ध्वनियों से संबंधित जो काव्य के जो 6 संप्रदाय थे उनसे संबंधित नई व्याख्याएं भी दी।
दी गई, लेकिन इन लोगों का मोह था ये कि अपना काव्य इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए, अपना सिद्धांत इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि लोग इन्हें आचार्य के नाम से संबोधित करें। वस्तुतः इन लोगों में से अधिकांश आचार्यत्व की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत कोई दिया नहीं, जो कुछ भी दिया वो उसी संस्कृत साहित्य के आधार पर दिया। कुछ जैसे आचार्य केशव है, उन्होंने एक आध मौलिक सिद्धांत दिए थे, इसीलिए उनका नाम आचार्य से संबोधित किया जाता है। तो ये भी एक उस समय की विशेषता थी कि कवि लोग अपने आप को आचार्य के रूप में देखना चाहते थे और अपने आप को प्रदर्शित करते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश उस कोटि में नहीं आता, बल्कि इनको कवि शिक्षक के रूप में जाना जाता है। अर्थात इनका जो एक्सप्लेनेशन का ढंग था, व्याख्या इनकी महत्वपूर्ण थी और इनको कवि शिक्षक के रूप में ही ज़्यादा उपलब्धि दी गई। तो ये समग्र तौर से हमने रीतिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देख लिया है, समझ लिया है। एक बड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो अब मुझे ये महसूस होता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक इस प्रश्न में ले पाएंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।